A very good day to everyone. So ऑलरेडी लॉ के भी कुछ चैप्टर्स हमारे डले हुए हैं. डेली आई एम ट्राइंग वट एवर टाइम मुझे जैसे भी मिलता है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द लॉ का भी प्रॉपर लर्निंग सीरीज. डोंट गेट कंफ्यूज विद द रिविजन सीरीज. कोई रिविजन सीरीज नहीं है ये. रिवीजन का मतलब होता है एक एक बार सुन लेना नहीं. यहाँ पे हम लर्न करेंगे, लॉजिकली लर्न करेंगे. कम से कम एक चीज को 2-3 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें लर्न होती है, समझ में आती है, और एम्फेसाइज किस चीज पे करना है वो भी समझ में आता है. लिमिटेड टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि इसको 4-4 घंटे के वीडियोस बना के चलेंगे. ऑब्वियसली नॉट. मैक्सिमम 2 आवर्स फॉर अ चैप्टर ट्राई करेंगे कि उसी में हमारा क्या हो जाए, रिवीजन नहीं लर्निंग हो जाए. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, दैट इज डायरेक्टर. डायरेक्टर का जो क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्टर का होगा. डायरेक्टर नहीं हुआ तो मीटिंग का होगा. मीटिंग नहीं होता रेम्यूनरेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द की मैनेजरल पर्सनल का होगा. मतलब इसी 3 यूनिट्स में से कोई ना कोई मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्टर कौन है. तो क्लॉज जो है हमारा, क्लॉज नंबर 34 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 मुझे बताता है डायरेक्टर के बारे में. तो उसमें क्लॉज नंबर 34 सेक्शन नंबर 2 में बोला है डायरेक्टर कौन होगा. डायरेक्टर वो जिसे अपॉइंट किया जाता है. डायरेक्टर वो जिसे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. कहाँ पे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिसको अपॉइंट करते हैं वो डायरेक्टर होता है. जिसमें अपॉइंटमेंट का मतलब है सबसे पहले सामने वाले से कंसेंट लेनी होगी, आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा, एंड द पर्सन शुड अज्यूम द ऑफिस. और सामने वाले को क्या करना है, ऑफिस अज्यूम करना है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वहां पे जो अपॉइंट किया जाएगा वही डायरेक्टर है. इसका मतलब जो पर्सन ऑल दो ऑफिस संभाल रहा है, पूरा स्ट्रेटेजी उसकी चलती है, बट वो पर्सन को अपॉइंट नहीं किया है. तो अगर वो पर्सन को अपॉइंट ही नहीं किया है तो हमारे इनकम यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में डीम डायरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, शेडो डायरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. दैट मीन्स कंपल्सरी क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए. अगर अपॉइंटमेंट होगा तो ही वो डायरेक्टर है. और अपॉइंटमेंट की ये 3 चीजें नेसेसरी है. क्रोनोलॉजी कुछ भी हो सकती है. पहले रेजोल्यूशन पास कर लो, फिर आप रिटर्न में कंसेंट रिसीव कर लो, उससे एजम्पशन ऑफ ऑफिस करवा लो. क्रोनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों चीजें एंड है, इन तीनों चीजों का होना जरूरी है, तभी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होता है. देन यहाँ पे बोलते हैं अगेन कि क्लॉज नंबर, इसे क्लॉज से नहीं, अभी फिर से मैं जाती हूँ. अब ये डायरेक्टर कौन होगा, ये डायरेक्टर कौन होगा, तो हमारा सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 हमको क्या बताता है, सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 बताता है कि डायरेक्टर कौन होगा. डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है. तो डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन होगा. तो सबसे पहले डायरेक्टर वो जिसे अपॉइंट किया जाएगा. पॉइंट टू रिमेंबर, डायरेक्टर जिसे अपॉइंट किया जाएगा, एंड डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होता है. रीजन क्या है कि डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होता है, क्योंकि डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट फॉर द कंपनी. डायरेक्टर एक एजेंट की तरह है कंपनी के लिए. तो एजेंट का काम जो है, एजेंसी का काम एक इंडिविजुअल ही संभालता है. तो एजेंट फॉर द कंपनी. क्या हम ये लिख सकते हैं कि डायरेक्टर इज एन एजेंट फॉर मेंबर्स? बिल्कुल नहीं. मेंबर्स आर द ओनर, बट डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर एजेंट सिर्फ कंपनी के लिए होता है, मेंबर्स के लिए नहीं. इसका मतलब आगे चल के समझ में आएगा कि एक मेंबर कभी भी डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता. मेंबर कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ डायरेक्टर. मेंबर डायरेक्टर को ये नहीं बता सकता कि उसे कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए. व्हाट इज द वे टू डू अ वर्क, दैट कैन नॉट बी टोल्ड बाय अ मेंबर. क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर है दैट इज एजेंट फॉर द कंपनी, ही इज नॉट एन एजेंट फॉर द मेंबर. तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टर के लिए 149(1) किया. एंड थर्ड नंबर पे आता है मैम डायरेक्टर रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर होगा. तो डायरेक्टर रेसिडेंट भी हो सकता है, डायरेक्टर नॉन रेसिडेंट भी होता है. ये कहाँ लिखा है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा, पर जब हम पढ़ते हैं एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए, कंपनी में होना चाहिए. कंपनी में
कम से कम एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो वो एटलीस्ट 1 वाली लाइन मुझे ये बताती है कि एक रेसिडेंट के बाद बाकी भले ही नॉन रेसिडेंट रखो, लेकिन एक आपका क्या होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो एंटायर चैप्टर विल मूव इन अ क्लस्टर, डोंट एक्सपेक्ट सेक्शन वाइज थिंग्स फ्रॉम मी। तो हमने अभी पढ़ा क्या कि सबसे पहले डायरेक्टर कौन होता है, तो यहां लिखना ऐसे ही होगा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34, डोंट राइट लाइक दिस सेक्शन 2 34, ये गलत है, ये सब सेक्शन है, दिस इज रॉन्ग। तो क्लॉज 34 सेक्शन नंबर 2, और इंडिविजुअल ही डायरेक्टर होगा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों ही डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या कोई एज लिमिट है डायरेक्टर के लिए, इज देयर एनी एज लिमिट फॉर द डायरेक्टर? तो यहाँ पे हमें एज लिमिट तो नहीं दे के रखी है, एक्ट कहीं पे नहीं बोलता कि डायरेक्टर की एज लिमिट क्या होगी। हाउएवर जब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है, उसका मतलब एग्जीक्यूटिव का क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या है समझेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कम से कम 21 की एज का होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज उसकी 70 चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी है। हाउएवर जब हम जाते हैं डिन के कॉन्सेप्ट पे कि डिन अप्लाई करना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, डिन अप्लाई करना है या फिर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जिसकी एज 18 नहीं होगी उसे डिन या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने नहीं दिया जाता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिससे ये समझ में आता है कि एक नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर एक्ट तो नहीं बोलता, बट कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन आता है कि उसकी एज कम से कम क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टर इंडिविजुअल होता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकता है, उसकी एज लिमिट। अब जब आप डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का टेन्योर क्या होगा, व्हाट इज द टेन्योर टू अपॉइंटेड डायरेक्टर? यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ये की मैनेजरल पर्सनल है, तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो की मैनेजरल पर्सनल होता है उसका अपॉइंटमेंट का टेन्योर 5 ईयर्स होता है, बाद में रीअपॉइंट बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स। लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कोई टेन्योर नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, पर शर्त एक है, अगर ये एडिशनल डायरेक्टर है, अगर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो वहां पे इनके टेन्योर के लिए बता रखा है कि इनका टेन्योर क्या होगा। और अगर यहाँ पे ये कौन है, नॉमिनी डायरेक्टर है, तब भी ये डिपेंड करेगा थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे कि वो कितने टाइम के लिए इसे अपॉइंट करना चाहते हैं। तो डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में सबसे पहली चीज, डायरेक्टर का क्लॉज 34 है, इंडिविजुअल ही डायरेक्टर होता है और वो कंपनी का एजेंट है, हमारा नहीं। रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट चलेगा, ये मुझे पता चलता है किससे कि एटलीस्ट 1 शुड बी अ रेसिडेंट डायरेक्टर। एज लिमिट क्या है कहीं नहीं दी है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव की तो एज लिमिट दी है, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज लिमिट समझ में आती है डिन एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। देन हम आते हैं टेन्योर, इनको अपॉइंट कितने टाइम के लिए किया जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव अगर केएमपी है तो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, अदरवाइज किसी भी डायरेक्टर को कितने भी टाइम के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो, फिर चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव हो, बट नॉट केएमपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आप बस इन तीनों को छोड़ दो, इनका स्पेसिफिक टेन्योर दिया है, अदरवाइज आप चाहो तो लाइफ टाइम, अगर आर्टिकल अलाउ करता है तो लाइफ टाइम तक अपॉइंट करो। अपॉइंटमेंट करते वक्त हमें क्या देखना होगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एज अ पर्सन डायरेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप एज अ पर्सन क्या करना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो कंपलसरी क्या होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, डिन। अगर आपके पास डिन है तभी आप क्या बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग डिन तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो डिन के लिए जो प्रोविजंस देके रखे हैं, तो डिन के प्रोविजंस कहते हैं सिंपल सोवर कि भाई अगर आप एज अ डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो डिन होना चाहिए, और अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो क्या हम यहाँ पे लिख दें कि मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैंडेटरी डिन होना ही चाहिए। फिर इसी पे डिन पे हम पूरी चर्चा स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 153
सेक्शन 153 क्या कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जिसे डायरेक्टर बनना है, एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, हर एक इंडिविजुअल जिसे क्या करना है, डायरेक्टर बनना है, ही शुड अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम में? तो बोलता है जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन के 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने के 1 मंथ के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, डिन अलॉट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल जिसे क्या करना है, अपॉइंट होना है एज एन डायरेक्टर, उसके पास डिन मैंडेटरी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा और एप्लीकेशन के 1 मंथ के अंदर उसके पास क्या आ जाएगा, डिन आ जाएगा। क्या मोर देन 1 दिन रखा जा सकता है? ये हो गई सेक्शन 153 की बात, ठीक है। फिर 154 अलॉटमेंट के लिए है। 155 पे आते हैं। 155 क्या बोलता है, क्या मोर देन 1 दिन हो सकते हैं? तो मोर देन 1 दिन क्या है, ऑब्वियसली प्रोहिबिटेड है, एक से ज्यादा दिन आपके पास नहीं हो सकते। मैम डिन की वैलिडिटी क्या होगी, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द डिन? डिन की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, या फिर जब आप खुद उसे सरेंडर करेंगे तब तक है, मतलब लाइफ टाइम है, अनलेस कैंसल्ड और सरेंडर्ड। लाइफ टाइम है अनलेस आप क्या करें, कैंसिल करेंगे या फिर इसे क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, तब तक के लिए क्या है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी चलती रहेगी। देन जैसे ही क्या होता है, डिन की एप्लीकेशन आती है, जैसे ही क्या होता है, डिन की एप्लीकेशन आती है, 1 महीने के अंदर डिन अलॉट कर दिया जाता है। अब बोलते हैं ये जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को क्या करना होगा, कंपनी को अपने डिन का इंटीमेशन देना होगा। हमारा ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर को क्या करना होगा, कंपनी को देना होगा इंटीमेशन ऑफ द डिन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन। बोलते हैं कि विद इन 1 मंथ, जैसे ही आपको क्या मिलता है, डिन मिल जाता है, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन क्या है, आपको क्या करना होगा, 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन आपको क्या करना होगा, कंपनी को देना होगा। अब मैम समझ तो ये नहीं आ रहा कि अगर डिन नहीं है तो ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अब बोल रहे हैं कि विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन ये डायरेक्टर को क्या करना होगा, कंपनी को ये डिन देना होगा। तो ये ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स थे उनके बारे में था, जब डिन का कॉन्सेप्ट आया था कि 1 महीने के अंदर आप कंपनी को इंटीमेट कर देंगे। फिर इसके बाद यहां बोलते हैं, या फिर कंपनी का क्या होता है, यहाँ इसके बाद आता है कि चलो आपने क्या कर दिया, 1 मंथ के अंदर इंटीमेशन दे दिया, अब कंपनी की जिम्मेदारी आगे क्या आएगी? तो बोलते हैं अब कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा। अब कंपनी किसको बताएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस को बताएगी, किसके बारे में, डिन ऑफ द डायरेक्टर के बारे में। हर एक डायरेक्टर के डिन के बारे में कंपनी को बताना है आरओसी को, और यहाँ पे कितने दिन के अंदर बताएगी, विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। जैसे ही कंपनी को क्या होता है, रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है, रिसीव ऑफ इंटीमेशन। जैसे ही इंटीमेशन रिसीव होता है 15 दिन के अंदर कंपनी को, तो वहां पे आरओसी को इसको क्या करना होगा, बताना होगा। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए, विद इन 1 मंथ आपको मिल जाएगा। डिन एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है डिन की, जब तक आप कैंसिल या फिर क्या नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। इसके बाद बोलते हैं जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को जैसे ही डिन मिलेगा 1 मंथ के अंदर कंपनी को कहेगा, और कंपनी 1 मंथ के अंदर 15 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी। अब यहाँ पे बोलते हैं अगर फेलियर हुआ, किस चीज में फेलियर हुआ, फेलियर इन केस अगर आपने क्या नहीं किया, कंपनी को इंटीमेट नहीं किया या फिर कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दी, तो बोलते हैं पनिशमेंट मिलेगी कितनी, अगर आपने कंपनी को इंटीमेट नहीं किया डायरेक्टर, या फिर कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया आरओसी को, तो जनरल पेनाल्टी कितनी है, 25,000 की क्या लगेगी पेनल्टी। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जो जो पेनल्टी आती जाती है पॉज करना है वीडियो, और एक लिस्ट बनाना है अलग से पेनल्टी की, डायरेक्टर की पेनल्टी की एक लिस्ट अलग से बन जानी चाहिए, ताकि पेनल्टी रिवाइज करना इजी हो पाए। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक लिस्ट आप वीडियो पॉज कर करके साथ में बनाते जाओ। तो सबसे पहले बोलते हैं पेनल्टी कितनी होगी, 25,000 की पेनल्टी होगी। कंपनी के केस में बोलते हैं कंपनी अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट करती है इस चीज में, कंपनी ने अगर क्या किया है, कंटिन्यू डिफॉल्ट किया है, तो इस केस में कंपनी का ही बता रही हूं मैं अभी, एक चीज नोट कर लो, ये जो हमारा पेनल्टी चल रहा है सिर्फ कंपनी के रिस्पेक्ट में चल रहा है कि कंपनी से गलती हुई तो 25,000 की पेनल्टी, पर अगर कंटिन्यू होता है ये डिफॉल्ट कंपनी से तो 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे, जब तक दे देना चाहिए था 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद 100 रुपीज पर डे चलेगा, और ये कितना जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख तक का। और मैम अगर कंपनी नहीं है ऑफिसर है, तो ऑफिसर के केस में क्या होगा, अगेन अप टू आपका कितना जाएगा 25,000 तक, और फिर से वही पर डे 100 रुपीज क्या होगा, पर डे होगा, एंड मैक्सिमम ये भी कितना जाएगा 1 लाख तक। तो पॉज द वीडियो और अभी के भी लिस्ट बनाओ। सबसे पहली पेनल्टी डिन की है। डिन की पेनल्टी क्या बोलती है, डिन के लिए पेनल्टी बोली गई है अगर कंपनी ने आरओसी को, अगर कंपनी ने क्या नहीं किया, कंपनी ने आरओसी को 15 डेज के अंदर नहीं बताया, इंटीमेशन मिलने के 15 डेज के अंदर कंपनी नहीं बता रही, तो कंपनी को नॉर्मल पेनल्टी 25,000, सेम ऑफिसर्स को भी यही पेनल्टी लगेगी, और चाहे कंपनी डिफॉल्ट कंटिन्यू करे या ऑफिसर्स डिफॉल्ट कंटिन्यू करे, 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे अप टू मैक्सिमम 1 लाख। डिफरेंस क्या है फिर, डिफरेंस अब देखो, कंपनी को तो कंपलसरी 25,000 देने ही है, कंपनी को कंपलसरी 25,000 देने, लेकिन ऑफिसर्स के लिए क्या लिखा है, अप टू 25,000 लग सकते हैं, 25,000 लगेंगे ही, ये श्योरिटी नहीं है। फिर आती है दूसरी पेनल्टी, अगर डायरेक्टर ने क्या नहीं किया, कंपनी को इंटीमेट नहीं किया, अगर डायरेक्टर ने कंपनी को इंटीमेट नहीं किया, या फिर डायरेक्टर ने अप्लाई ही नहीं, डायरेक्टर के पास डिन ही नहीं है, या तो डायरेक्टर के पास डिन नहीं है, या तो डायरेक्टर के पास एक से ज्यादा डिन है, या फिर डायरेक्टर डिन कंपनी को नहीं बताता, तो यहाँ पे बोलते हैं अगर 152 कंप्लाई नहीं किया मतलब डिन नहीं है, फिर बोलता है 155 कंप्लाई नहीं किया मतलब मोर देन 1 डिन है, 156 का कंप्लायंस नहीं हुआ जो यहाँ पे है आपका 156, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि यहाँ पे पेनल्टी कितनी होगी, तो पेनल्टी फॉर दिस डिफॉल्ट 50,000 की क्या होगी पेनल्टी, और ये कंटिन्यू होगी तो कितना पेनल्टी लगेगा, कंटिन्यू होगी तो 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे की क्या लगेगी पेनल्टी, और यह मैक्सिमम कितना जाएगा, दैट हैज नॉट बीन रिटन, वो नहीं लिखा है। तो डिन के प्रोविजंस यहाँ तक के ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें वी विल डिस्कस, बट ये ज्यादा याद करने वाले। फिर बोलते हैं कि डिन में क्या इंक्लूड होता है, तो डिन जो है आपके डिन के प्रोविजंस में और क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो भाई जो डिन है, डिन के आपके प्रोविजन में डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब DPIN, पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इंक्लूडेड है, मतलब डिन डायरेक्टर्स के लिए भी काम आता है और साथ में पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए भी ये काम आता है। एक बार में कितने डायरेक्टर डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो INC 32 फॉर्म है जिसमें 3 डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डिन के लिए। अगर डिन अप्लाई किया, डिन का एप्लीकेशन किया एंड डिन के एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट आता है, तो अगर कोई डिफेक्ट है डिन के एप्लीकेशन में, तो डिन के एप्लीकेशन का डिफेक्ट आपको कितने दिन में बताएंगे, विद इन 15 डेज। आपको बोलते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा, इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा आपको, कहां पे, आपकी वेबसाइट पे या फिर ईमेल आईडी पे। डिफेक्ट है तो या तो वेबसाइट पे क्या है, वेबसाइट पे आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, या तो आपके ईमेल आईडी पे आपको इंटीमेट किया जाएगा कि डिफेक्ट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि विद इन 15 डेज, जैसे ही आपको इंटीमेशन गया, इंटीमेशन जाने के विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ इंटीमेशन, विद इन 15 डेज ऑफ इंटीमेशन आपको क्या करना है, रीसबमिट करना है, आपको क्या करना है, रीसबमिट करना है डिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म।
क्या यहाँ पे जो फीस पहली बार भरी थी डिन एप्लीकेशन के लिए, क्या वो रिफंड होगी? कोई रिफंड का प्रोविजन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट का प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब अगर आपको रीसबमिट करने का बोला है तो फ्रेश फीस लगेगी। रीसबमिशन के लिए क्या लगेगा? फ्रेश फीस लगेगी। देन आप अब चाहते हैं, चलो दिन का ये हो गया हमारा। दिन आप अब क्या चाहते हैं? कैंसिल करवाना चाहते हैं। आपको इच्छा है कि भैया दिन कैंसिल कराना है। क्यों कैंसिल करवाओगे दिन? दिन इसलिए कैंसिल करवा सकते हो क्योंकि आपके पास डुप्लीकेट दो दिन है, या फिर सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई है, नो लॉन्गर नीडेड, सामने वाले को अब जरूरत ही नहीं है डिन की। तो डिन आप क्यों डीएक्टिवेट करवा सकते हो? तो अगर क्या है, डुप्लीकेट डिन है सेम पर्सन के पास, ठीक है, या फिर डिन तब भी कैंसिल हो सकता है। देखो अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, दिन कैंसिलेशन अलग चीज है एंड दिन का सरेंडर करना अलग चीज है। अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो डुप्लीकेट है इसलिए कैंसिल करेंगे, डेथ हो गई इसलिए कैंसिल करेंगे, और इसलिए भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए भी कैंसिल हो सकता है कि रॉन्गफुल मैनर में डिन क्या किया था? अप्लाई किया था। रॉन्गफुल मैनर में आपने डिन क्या किया था? अप्लाई किया था। और इन्हें पता चलता है कि फ्रॉडलेंट मैनर में किया, तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो एक बार देंगे ही देंगे, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगी। फिर बोलता है क्या? डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए, तब भी आपका डिन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इंसॉल्वेंट होते हैं तब भी आपका क्या है? डिन कैंसिल कर दिया जाता है। तो डिन के रिस्पेक्ट में डिन कब अप्लाई करना है? जब डायरेक्टर बनना है। किसको अप्लाई करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको डिन मिल जाएगा। डिन एक से ज्यादा नहीं हो सकते, प्रोहिबिटेड है। इसके बाद बोलता है वैलिडिटी लाइफ टाइम है अनलेस आप कैंसिल या सरेंडर करें। डिन जो है, डिन के लिए बोलता है कि डायरेक्टर को कंपनी को विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन बताना होगा कि ये क्या है। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डिन बताना होगा कि ये डिन है। फिर कंपनी 15 दिन के अंदर आरओसी को बताएगी। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो 25,000 की पेनल्टी है। और कंटिन्यूएशन में 100 रुपीज पर डे, जो मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगी, फिर चाहे वो कंपनी हो या फिर उसके ऑफिसर। लेकिन ऑफिसर के केस में अप टू 25,000 लिखा है पेनल्टी, और कंपनी को तो 25,000 पेनल्टी देनी है। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर अगर या तो इंटीमेट नहीं करता है, या डिन नहीं है, या मल्टीपल डिन है उसके पास, तो डायरेक्टर को 50,000 की क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी ही। और कंटिन्यू होता है तो 500 पर डे की पेनल्टी लगेगी। डिन में इंक्लूड होता है डायरेक्टर पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार में INC 32 में 3 डायरेक्टर्स डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिन जो है, डिन में अगर आपने एप्लीकेशन दी है, कोई डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट आपको कैसे बताया जाएगा? या तो आपकी वेबसाइट पे बताया, हमारी वेबसाइट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे डालेगा, या फिर आपके ईमेल आईडी पे। तो जैसे ही ईमेल आईडी पे या फिर गवर्नमेंट ने बता दिया, वहां से 15 दिन के अंदर आपको क्या बोलेंगे कि रीसबमिट कर दो। रीसबमिट करने में आपको फिर से फीस भरनी होगी, मतलब पुरानी जो फीस आपने डिन एप्लीकेशन के लिए दी थी, ना तो वो रिफंड होती है ना ही एडजस्ट होती है। फिर आता है कि डिन जो है, डिन कब कैंसिल या फिर सरेंडर करवा सकते हो? डुप्लीकेट डिन है, आप सरेंडर कैंसिल करा सकते हो। डेथ है तब भी करवा सकते हो। रॉन्गफुल मैनर में आपने अप्लाई किया है, जैसे फ्रॉडलेंट मैनर में आपने अप्लाई किया है, तो इन दैट केस क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके कैंसिल किया जा सकता है। रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट मैनर मतलब सेपरेशन ऑफ द फैक्ट, रॉन्ग सर्टिफिकेशन, लीगली वॉइड चीजें देके आपने लिया है, या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हो, तब भी क्या हो जाएगा? आपका डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बोलते हैं कि मैम कभी डिन में चेंजेस भी आ सकते हैं। तो डिन में अगर चेंजेस आपके आ रहे हैं तो विद इन 30 डेज ऑफ चेंज, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज आपको ये जो डिन के चेंजेस है किसको इंटीमेट करने हैं? ये डिन के चेंजेस आपको इंटीमेट करने हैं किसको? ROC को। ROC को आपको क्या है? विद इन 30, देखो पहले तो सबसे पहले सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बताओगे भाई मेरे डिन में चेंजेस है। किसको बताओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे कि मेरे डिन में चेंजेस है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आप डिन के चेंजेस किसको बताओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन साइन करके देगा? CS कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वो चेंजेस को क्या करके देगा? साइन करके देगा, ताकि आपके डिन में भी वो पर्टिकुलर चेंजेस फाइल हो जाए।
और फिर से ये जो चेंज दिन आया है इसे क्या करना होगा, इस इंडिविजुअल को कंपनी को अब देना होगा 15 दिन के अंदर। जैसे ही चेंज होके दिन में जो जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस हो गए, तो अब वो कंपनी को विद इन 15 डेज ऑफ चेंज के 15 डेज के अंदर क्या करेगा, कंपनी को भी बताएगा कि मेरे चेंजेस आए। तो 30 डेज के अंदर उसे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, चेंजेस के बाद कंपनी को भी 15 दिन के अंदर फ्रॉम द विद इन 15 डेज ऑफ चेंज के 15 दिन के अंदर कंपनी को भी बताना पड़ेगा। डन। तो दिस वर सम रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट द दिन। तो देखो भाई, हमारा डायरेक्टर जो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, जिसकी एज लिमिट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक एग्जीक्यूटिव या फिर हम लोग केएमपी की बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात ना करें। देन टेन्योर भी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का देखा, इनके पास दिन होना चाहिए। और दिन का पूरा पूरा हमने क्या देखा, अभी सेक्शन देखा कि दिन अप्लाई किसको करना है, क्या एक से ज्यादा दिन हो सकते हैं, कितने टाइम में कंपनी को बताना है, कंपनी को कितने टाइम में आरओसी को बताना है, फिर चेंजेस होंगे तो कितने टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, फिर कंपनी को कितने टाइम में बताना है, कब कैंसिल होगा, और साथ ही साथ अगर डिफेक्ट है तो कितने टाइम में आपको इंटीमेट किया जाएगा कि इतने टाइम में रीसबमिशन करो, और फीस का क्या होने वाला है। तो ये वाला जो मेरा पर्सन है ये हाथ में लेके आ गया दिन, बोलता है मुझे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करो, पर हम उसे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो सामने वाला आएगा तो अब मुझे उसे बताना है भाई अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले 164 पे जाओ। व्हाट इज 164? इट इज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। फिर आप साथ साथ में जाओ 167 पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियां की तो 167 जो है आपका वेकेशन भी करवाएगा, तो वैकेंसी अराइज होगी। फिर पहले तो हम आपको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करते वक्त क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे। पर एक चीज और, यहाँ पे इस डायरेक्टर से अब हम पूछेंगे कि भाई तुम किस पोजीशन के लिए आए हो, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आए हो या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आए हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्योंकि अगर पर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आया है तो 164 तो लगेगा, साथ में उसको 196 सबसेक्शन 3 भी एप्लीकेबल होगा, और अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है तो सिर्फ 164। और जब जब बात होती है 164 की तो साथ में 167 ऑटोमेटिकली आता है, अगर वो ऑलरेडी एक डायरेक्टर है तो। ऑलरेडी एक डायरेक्टर है तो आपका क्या आता है, 167 भी आता है। तो मुझे अब क्या करना है, सामने वाले से पूछना है भाई एग्जीक्यूटिव बनना है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फॉर द टाइम बिंग हम मान के चल रहे अभी, जब समझे अभी के लिए कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले बनने आया है, तो पहले मैं नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करती हूँ। तो अगर ये सामने वाला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए आया है तो अब कुछ क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस हमें क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और ये क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ दिए, 164 में। 164 फर्दर डिवाइड होता है 164 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसे पहले सबसेक्शन 3 बोलता है एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकती है। प्राइवेट कंपनी चाहे तो और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकती है, एज लिमिट हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो एज द केस में बी डिपेंड ऑन प्राइवेट कंपनी। 161 एंड 161 सबसेक्शन 2। अब 161 सबसेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं करता, ये किसी कंपनी के ऑल डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करता है। ये क्या करता है, किसी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई करेगा। कैसे देखेंगे, और 164(1) ये इंडिविजुअली डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्कस करता है कि पर्टिकुलर इस डायरेक्टर में अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। तो 164 को पहले अगर समझना चाहते हैं तो 164 में बोला कि 164 आप देखो सामने वाला एग्जीक्यूटिव बनने आया है या नॉन एग्जीक्यूटिव बनने आया है, हमने माना कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। लेकिन अब समझने से पहले ये समझ ले ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का फंडा क्या होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है सबसे पहले तो वो डायरेक्टर है,
प्लस वो एम्प्लॉयमेंट में भी है, हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, जैसे डायरेक्टर है और वो मैनेजमेंट देखता है, तो दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डायरेक्टर तो है पर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पर हमारा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हमारा डायरेक्टर है, पर डे टू डे अफेयर्स में वो हमारे इन्वॉल्व नहीं है। इसको हमने बनाया है, इनका फाइनेंस बड़ा स्ट्रांग है तो हमने इनको डायरेक्टर बना के रखा है। जब जब इनके फील्ड से रिलेटेड बात आती है तभी ये हमको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। जब जब इनके फील्ड से रिलेटेड बात आती है तभी ये एडवाइस करते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर जो डे टू डे एक्टिविटी ऑफ फर्म में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज व्हाट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए हम बोले तो ये डायरेक्टर तो है, मतलब एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट अगर उसको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ दे तो वो बन जाता है मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंपली क्या है, एक डायरेक्टर है, अगर मैं ये कहूं तो कोई भी गलती नहीं है। इसको लिखने का मतलब क्या है, इन दो चीजों को लिखने का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ, ये है तो नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव है मतलब इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 164 लगेगा, पर ये एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने आया है तो 196 सबसेक्शन 3 फिर से डिस्क्वालिफिकेशन देता है, बट पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन देता है। वो पर्टिकुलरली किसके देता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन देता है। और वहीं अगर अपन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, सिंपली डायरेक्टर है 164 के डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका कहना यह है कि जो सारे प्रोविजंस मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एप्लीकेबल होते हैं, जैसे 164, वो एग्जीक्यूटिव को भी एप्लीकेबल होंगे। तो ऑल प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एप्लीकेबल होते हैं वो प्रोविजंस नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं होंगे। इसका मतलब ये है सारे के सारे प्रोविजन जो नॉन एग्जीक्यूटिव के, एग्जांपल 164, वो नॉन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एप्लीकेबल हो गए, लेकिन जो प्रोविजन स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव के लिए, दैट इज 196 सबसेक्शन 3, वो मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव को एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं 164, देन 164 के बाद हम उसे लिंक कर सकते हैं 196 सबसेक्शन 3 के साथ, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या कहा गया है। तो 164 सबसे पहले 164 सबसेक्शन 1 पे जाते हैं। तो 164 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 164 सबसेक्शन 1 में क्लियरली बोला है, अगर ये सामने वाला पर्सन अनसाउंड माइंड है, ये पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड है। अगर सामने वाला पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड है, और इसे डिक्लेयर किसने किया है अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटिएंट कोर्ट। अगर कोई कॉम्पिटिएंट कोर्ट इसे क्या करता है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करता है, तो इफ ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटिएंट कोर्ट, तो ये डिस्क्वालिफाइड है। और अगर कॉम्पिटिएंट कोर्ट ही इसे क्वालिफाई कर देता है कि नाउ ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली ये डायरेक्टर आया था, अगर इस डायरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि ये अनसाउंड माइंड है, तो ये सिर्फ ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा और कोई नहीं। हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में ये 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारी कंपनी में क्या है, ये 3 डायरेक्टर, इनमें से ये भाई साहब को डिक्लेयर किया है अनसाउंड माइंड। दैट डजंट मीन कि ये वाले डायरेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, ये अभी भी क्वालिफाई है, क्योंकि 164 सबसेक्शन 1 इंडिविजुअली डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन देखता है, अनलाइक 164 सबसेक्शन 2। तो 164 सबसेक्शन 1 बोलता है अनसाउंड माइंड है भैया, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। देन सेकेंड आता है, अनसाउंड माइंड नहीं है, बट ही इज अ अनडिस्चार्ज्ड, ही इज अ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये भाई साहब क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। किसने डिक्लेयर किया, ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह डिक्लेयर करेगा। तो अभी तक ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। आप क्या नहीं बन सकते, हमारे यहाँ डायरेक्टर नहीं बन सकते। बट अगर ये डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हमारे यहाँ डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो जीवन में नहीं बन पाओगे, क्योंकि 196
196 सबसेक्शन 3 का कहना है कि लाइफ में कभी भी अगर आप इंसॉल्वेंट हुए हो और इंसॉल्वेंट होने के बाद आप कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप चाहें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओगे जब आप क्या हो जाओगे, सॉल्वेंट हो जाओगे। तो अनसाउंड माइंड हो गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है, the person has applied for insolvency, the person has applied for, कि सामने वाले पर्सन ने अप्लाई किया है किसको, ट्रिब्यूनल को, कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, बट हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो द पर्सन अप्लाइड, पर्सन ने खुद अप्लाई किया है किस चीज के लिए, कि उसे क्या है, डिक्लेयर होना है एज इंसॉल्वेंट, ही वांट टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। तो एप्लीकेशन किया है किसने, पर्सन ने खुद ने, कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, बट एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सो इवन दो द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, और ये सामने वाले पर्सन ने खुद ने क्या किया है, अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। अगर सामने वाला पर्सन खुद ही बोलता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, उसकी भले ही एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, डिस्क्वालिफाइड। बट मैम हमने पढ़ा है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कि पर्सन खुद भी जा सकता है, उसके कॉर्पोरेट डेटर भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट क्रेडिटर मतलब दूसरे लोग भी जा सकते हैं इसको इंसॉल्वेंट करवाने। और इनकी अगर एप्लीकेशन पेंडिंग हो, तो इनकी अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो ये डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी याद रखना कि ये क्या है, डायरेक्टर क्यों बन सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन किसने की है, इन्होंने नहीं, खुद ने की होगी और पेंडिंग होगा तो ये डायरेक्टर नहीं बन सकता। बट किसी और ने की है और एप्लीकेशन पेंडिंग है, किसी और ने की और एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब ये डायरेक्टर बन सकता है। पर अब ये सोचो कि अगर डेटर या कॉर्पोरेट क्रेडिटर जा रहा है, इसका मतलब इसने पेमेंट करने में कुछ डिफॉल्ट किया है, सामने वाले ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, तभी तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे ये लोग इंसॉल्वेंट के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में 196 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कभी भी आपने डिफॉल्ट किया अपने क्रेडिटर्स को पे करने में, अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को पे करने में कभी भी डिफॉल्ट किया है, तो इन दैट केस आप क्या नहीं कर सकते, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो भले ही फिर भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने जा रहे हो और आपकी एप्लीकेशन अगर क्या है, पेंडिंग है, भले ही पेंडिंग हो, पर क्यों पेंडिंग हुई, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट तो किया है आपने, तो आप एग्जीक्यूटिव तो पेंडिंग पे भी नहीं बन पाओगे, नॉन एग्जीक्यूटिव ही क्या कर सकते हो, बन सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट दी है फॉर एन ऑफेंस, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, अब आपने कोई ऑफेंस किया, दैट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस है, या फिर अदरवाइज मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस, या फिर अदरवाइज, अदरवाइज से क्या समझते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस या फिर अदरवाइज, अदरवाइज से क्या समझते हैं, अदरवाइज मतलब कंपनीज एक्ट में किया गया कोई भी ऑफेंस। अगर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस है या फिर अदरवाइज कोई ऑफेंस आपने किया है, तो इन दैट केस आपको अगर क्या होता है, जेल होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। तो आपको जिस साल आपका क्या होगा, ये एक्सपायरी होगी, किसकी, सेंटेंस की एक्सपायरी होगी, वहां से 5 इयर्स काउंट किए जाएंगे, तब तक डिस्क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलता है कि अगर आपको, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा अलग है, अगर 6 मंथ भी आपको क्या हुआ, इम्प्रिजनमेंट हुआ, तो 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, तो 5 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो। कहां से 5 साल, एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस से 5 इयर्स तक डिस्क्वालिफाइड हो, 5 साल बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन अगर 7 इयर्स तक आपने कुछ ऐसा किया कि 7 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो आप लाइफ टाइम क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप क्या हो जाएंगे, लाइफ टाइम का डिस्क्वालिफिकेशन। अब फिर से यहाँ पे 196 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर मोर देन 6 मंथ आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है, मोर देन 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो आप डिस्क्वालीफाई, खत्म,
डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब 6 मंथ अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हुई, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट आपको होती है, तो आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। कहां से ये 5 साल चालू होंगे? जब आपका सेंटेंस की एक्सपायरी होगी। ठीक है, 6 महीने का 5 साल का आपका कूलिंग पीरियड होगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। अगर आप क्या बनना चाहते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन अगर मोर देन 6 मंथ है, तो मोर देन 6 मंथ अगर है, लेकिन लेस देन क्या है? 7 इयर्स है, तो मोर देन 6 मंथ लेस देन 7 इयर्स, तब भी 5 इयर्स का वो एक्सपायरी वाला टाइम चलेगा, लेकिन सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। क्योंकि मोर देन 6 मंथ पे आप लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो टू बी अपॉइंटेड एज व्हाट? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन अगर इक्वल टू और मोर देन 7 इयर्स आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो ना तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन पाओगे और ना ही क्या बन पाओगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन पाओगे। तो ये हो गया आपका किसका? कन्विक्शन से रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट इज 167। अब 167 क्या बोलता है? जब भी आपको क्या होगा? जेल वगैरह होगी, इम्प्रिजनमेंट वगैरह होगी, तो आप क्या करेंगे? अप्लाई कर सकते हैं किसको? हायर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, या हायर कोर्ट को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कि अगर आप एग्रीव्ड है, आपको लगता है आप एग्रीव्ड है, तो आप अप्लाई करोगे। तो बोलता है कि आप पहले क्या करोगे? विद इन 30 डेज अप्लाई कर सकते हो किसको? हायर कोर्ट को। उसका जो डिसीजन आएगा, उसका डिसीजन आने दो, ये उसका डिसीजन इस डेट को आ रहा है। तो बोलता है आपको इम्प्रिजनमेंट हुई, आपने क्या किया? अप्लाई किया कोर्ट को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो वो 30 डेज में आप डिस्क्वालीफाई तो हो। डिस्क्वालीफाई तो इसी दिन हो गए जब आपको इम्प्रिजनमेंट होती है। लेकिन 167 बोलता है आप ऑफिस वेकेट नहीं करोगे अभी। 30 दिन तक अगर आप क्या करते हो, 30 दिन के अंदर आप कोर्ट को अप्लाई करते हो, तो कोर्ट के ऑर्डर का वेट किया जाएगा। पर अगर 30 डेज में आप अप्लाई नहीं करते, तो 30 डेज के बाद नेक्स्ट डे आपको वेकेट करना पड़ेगा। फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर डिससेटिस्फाइड हो, फिर आप आगे जाना चाहते हो, तो विद इन 7 डेज आप नेक्स्ट कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो अब नेक्स्ट कोर्ट का जब भी ऑर्डर आएगा, तब तक के लिए वेट किया जाएगा। अगर जो भी ऑर्डर आता है आपके फेवर में नहीं आ रहा, तो उस दिन से आप वेकेंट कर दोगे ऑफिस। अदरवाइज यहाँ तक भी हम रुकते हैं। 7 डेज में आप आगे की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे? 7 डेज में ही नहीं गए तो उसी दिन से वेकेंट, आप 7 डेज के बाद वेकेंट कर दो। लेकिन 7 डेज के बाद आप दूसरे कोर्ट के पास जाते हो, स्पेशल कोर्ट के पास जाते हो, तो उनके ऑर्डर आने तक आपको क्या करना है? ऑफिस होल्ड करके रखना है। आप वैकेंसी नहीं करोगे, डिस्क्वालीफाई जरूर हो, कंटिन्यूएशन आपका रहेगा। तो ये 164, 196(3), 167 कम्स इन द क्लस्टर। इसमें भी अभी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन रिवीजन में पॉसिबिलिटी कम है कि अब हो सकता है कि 6 महीने से आपको सपोज करो 2 साल की जेल हुई थी, 2 साल की जेल पे तो आप डिस्क्वालीफाई हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन आप जब कोर्ट में गए, तो आपका वो जो टेन्योर है उसने कम करके 5 महीने कर दिया, अब आप क्वालिफाई भी हो सकते हो। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी भी देखनी होगी कि कोर्ट कम ज्यादा कर सकती है क्या आपके इम्प्रिजनमेंट के टेन्योर को। अब इसके बाद आते हैं हम, अगर इन केसेस में मॉरल टर्पिट्यूड वगैरह या अदरवाइज में आपका कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, 5 महीने, 5 इयर्स, ये सब कुछ भी नहीं है, बट अगर कोर्ट को लगता है, खुद से कॉम्पिटेंट कोर्ट को लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है, तो वो क्या करेंगे? ऑर्डर रिलीज करेंगे कि तुम डिस्क्वालीफाई हो टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। कोर्ट को अगर लगता है तो वो ऑर्डर रिलीज करेगी, तो क्या कि दैट यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। और जब तक वो ऑर्डर इन फोर्स रहता है, जब तक क्या होगा? वो ऑर्डर क्या रहता है? इनफोर्स रहता है। तो इन दैट केस जब तक वो ऑर्डर क्या है? एनफोर्सिएबल है, उस केस में क्या होगा? उस केस में एनफोर्सिएबल के कंडीशन में आप डिस्क्वालिफाइड ही रहेंगे। मतलब हो सकता है इधर बच जाओ, पर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ गया, तो आप एग्जीक्यूटिव तो क्या नॉन एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन पाओगे जब तक इनफोर्सिएबल है ऑर्डर। फिर इसके बाद बोलते हैं, अगर आपने क्या किया है? अगर आपने रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ भी क्या किया है? गड़बड़ की है। अगर आपने क्या किया है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करते वक्त कुछ भी क्या की है? गड़बड़ की है, और वो
कुछ भी डिफॉल्ट हो सकता है, कोई भी नॉन कंप्लायंसेस हो सकते हैं। तो ये जो नॉन कंप्लायंसेस रिलेटेड पार्टी के तरफ आपने किए हैं, ये अगर पिछले 5 सालों में हम देखेंगे, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंस तो देखो, पिछले 5 साल का ये लोग काउंट करेंगे कि अगर आपने सेक्शन 188 का कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है, कब किया है सेक्शन 188 का नॉन कंप्लायंस, पिछले 5 years में आपने किया है, तो यू वुड बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ये पिछले 5 साल में एनी टाइम है, कभी भी एक बार के लिए भी हुआ है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। फिर भले ही आप क्या करो, डिस्क्वालिफिकेशन तब भी कंटिन्यू होगा, आप पिटीशन करो, अपील करो, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रुकेगा, डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं रुकेगा। और यहाँ पे वो बात भी नहीं है वैकेंसी वाली कि आप वैकेंसी नहीं करोगे, वैकेंसी की बात सिर्फ कोर्ट ने जब उन 2 केसेस में बोला है तभी वैकेंसी की बात आती है, और किसी चीज में नहीं है। या फिर आपके पास दिन नहीं है, दिन नहीं है तो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो, या फिर ऑलरेडी 165 की डायरेक्टरशिप आप क्रॉस कर चुके हो 20 कंपनीज की, या फिर पब्लिक कंपनी में कितनी है, 10 कंपनी है ऑलरेडी, या फिर स्मॉल शेयर होल्डर में कितनी है, 2 कंपनी वाला केस है, ऑलरेडी ये आपने क्रॉस कर लिया है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, डिस्क्वालिफाइड हो। फिर आता है अब हमारा 164 सबसेक्शन 2। 164 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कंपनी, हर एक कंपनी जिसने क्या किया है, किसी भी टाइम डिफॉल्ट किया है, किस चीज का डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट में दिक्कत की है, डिपॉजिट रीपे करने में दिक्कत की है, या फिर डिबेंचर के रिडेम्पशन में दिक्कत की है, डिविडेंड टाइम पे नहीं किया, डिपॉजिट या डिपॉजिट का इंटरेस्ट टाइम पे नहीं किया, डिबेंचर या डिबेंचर का इंटरेस्ट टाइम पे नहीं किया है, और ये टाइम पीरियड कितना है, ये टाइम पीरियड है 1 ईयर, कंटिन्यूस 1 ईयर तक अगर ऐसा चलता है तो डिस्क्वालीफाई एक डायरेक्टर नहीं, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सारे के सारे डायरेक्टर्स कंपनी के क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेकंड, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न, कोई भी, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या फिर एनुअल रिटर्न हो या फिर दोनों ही, कंटिन्यूस 3 इयर्स तक अगर फाइल नहीं किए हैं, चाहे एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया और एनुअल रिटर्न नहीं किया, फिर एक बार एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं किया, फिर एक बार दोनों ही कर दिए हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 साल तक ये डिस्क्वालिफिकेशन चलना चाहिए। आप बोलो एक बार ये फाइल कर दे, एक बार ये फाइल कर दे, ऐसा नहीं चलता है। कंजिक्यूटिवली आपने अगर किसी एक में भी डिफॉल्ट किया, 3 साल तक आपका ये डिफॉल्ट चल रहा है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, ना तो किसी कंपनी में अपॉइंट होगे, ना ही किसी कंपनी में री अपॉइंट होंगे, और सिर्फ आप नहीं, सारे के सारे डायरेक्टर्स। लेकिन आप ऑफिस वेकेंट नहीं करेंगे। ऑफिस वेकेंट कब तक नहीं करेंगे, बोलते हैं जिस कंपनी में आपने डिफॉल्ट किया है, जब तक वो डिफॉल्ट सही नहीं होता आप यहां से वैकेंसी नहीं करेंगे। मतलब 167 बोलता है इस कंपनी में आपका वैकेंसी नहीं होगा, लेकिन जो अदर कंपनी है जिसमें आपका डिफॉल्ट नहीं है, वहां पे आपको वेकेंट करना पड़ेगा। कोई डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है जस्ट अभी आया ही था, तो बोलते हैं डायरेक्टर अगर नया आया है तो 6 मंथ तक, उसके अपॉइंटमेंट से 6 मंथ तक ये नहीं माना जाएगा कि उसकी कोई डिफॉल्ट है, 6 महीने तक, क्योंकि सामने वाले को तो समझ भी नहीं आता है कि क्या क्या चल रहा है। तो अगर 6 महीने ही हुए उसके आए को तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और कोई ऐसा डायरेक्टर जिसे पता था बस ये 1 साल होने वाले या 3 इयर्स का ये डिस्क्वालिफिकेशन होने वाला है, और उसने क्या किया, उससे जस्ट पहले ही रिजाइन कर लिया, तो रेजिग्नेशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन इन डेट्स को देखा जाता है जब 1 ईयर या फिर 3 इयर्स आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उससे पहले वो रिजाइन कर जाएगा, डिफॉल्ट से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो दिस इज 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या लाइफ टाइम का है 164 का? नहीं, ये भी आपका डिफॉल्ट डेट से 5 साल तक का क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। फॉर द 5 इयर्स ना तो आप किसी कंपनी में अपॉइंट हो पाओगे, ना ही आप क्या हो सकते हो, रीअपॉइंट हो सकते हो। तो बोलता है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर थे या हो
तो ना ही अपॉइंट होगे ना ही रीअपॉइंट होगे फॉर 5 years अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन आता है तो। नाउ 164 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 164 के बाद हमें क्या देखना चाहिए, 164 कंप्लीट हुआ तो यहीं पे आपका क्या है 165। एक डायरेक्टर आपके पास डायरेक्टर बनने आ रहा है, आपने दिन चेक कर लिया, आपने 164 चेक कर लिया। अब एक बार ये भी तो देख लो क्या स्कोप है, 165 में उसका स्कोप है। तो अब क्या चेक करना होगा, 165 दैट इज डायरेक्टरशिप। तो डायरेक्टरशिप में सीधे सीधे क्या बोल के रखा है, हर एक डायरेक्टर को एप्लीकेबल होगा, हर एक डायरेक्टर को एप्लीकेबल होगा कि इन टोटल 20 कंपनी से ज्यादा नहीं, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 10 से ज्यादा नहीं, और इसी में इंक्लूड होता है अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरह किसी कंपनी को होल्ड करते हो तो 2 से ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाली कंपनी आप नहीं रखेंगे। ये इंक्लूसिव है, इसमें इंक्लूसिव है, बट यहीं पे बताया जा रहा है। 20 कंपनी में किसको नहीं लेना है, 20 कंपनी में आप डोरमेंट कंपनी को नहीं लोगे, 20 कंपनी में आप सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लोगे। 20 कंपनी में डोरमेंट कंपनी भी नहीं आती, सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं आती, लेकिन 10 कंपनी में कौन नहीं आता, 10 कंपनी में सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, उल्टा है, ये उल्टा लिखा है। बोलते हैं इन्होंने जिस तरह से लिखा है, बोलते हैं 10 कंपनी जो है सेक्शन 8 कंपनी भी काउंट मत करो उसके अंदर, और साथ साथ में तुम्हारी डोरमेंट कंपनी भी काउंट मत करो। और यहाँ लिखते हैं सेक्शन 8 कंपनी काउंट मत करो, सिर्फ कहाँ पे 20 में सिर्फ सेक्शन 8 लिखा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो कंपनी कहाँ पे काउंट हो चुकी है, जो कंपनी आपकी 10 में काउंट नहीं हो रही तो उसको आप 20 में कैसे काउंट कर सकते हो। यहाँ पे एक सेकंड मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, माइट भी कुछ गलत जा रहा है मुझसे, 1 मिनट। यस, तो हमारा पहले ही सही लिखा हुआ था, पहले ही सही था। देखो ये क्या बोलता है, 20 कंपनी में आप डोरमेंट को इंक्लूड मत करो, डोंट इंक्लूड डोरमेंट। और यहाँ पे 10 कंपनी में क्या बोलता है, वो बोलता है जब आपकी 10 कंपनी है, 20 कंपनी में डोरमेंट शेल बी इंक्लूडेड, 10 कंपनी में किसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, सॉरी एक्सक्लूड करना है आपको सेक्शन 8 कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी को आपको क्या करना है, इन शॉर्ट सेक्शन 8 कंपनी जो है आपकी यहां से भी एक्सक्लूड होगी, यहां से भी, मतलब 10 या 20 की लिमिट में सेक्शन 8 तो भूल जाओ, लेकिन डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 20 से हटाया गया। इसका मतलब 10 में आप पब्लिक डोरमेंट कंपनी को काउंट कर सकते हो, पर वो कंपनी 20 में काउंट नहीं होगी। तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, 10 में जो चीज काउंट हो रही है वो ऑटोमेटिकली 20 में तो काउंट हो चुकी है, बट स्टिल वो बोलते हैं कि डोरमेंट कंपनी 20 में काउंट नहीं होगी, तो इनका मतलब है प्राइवेट डोरमेंट कंपनी को काउंट मत करो, पब्लिक वाली डोरमेंट कंपनी काउंट होगी। पब्लिक वाली डोरमेंट कंपनी भी काउंट होगी क्योंकि पैसा पब्लिक का लगा हो सकता है, तो उसे तो हम 10 की काउंटिंग में लेंगे, 20 की काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो 20 की काउंटिंग का मतलब उनका है प्राइवेट कंपनी को नहीं लिया जाएगा, और सेक्शन 8 तो हर जगह से ही बाहर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। और एक चीज और, जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप आप होल्ड करते हो तो ये दोनों कंपनी भी आपस में कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, इनका ही आपस में अगर क्या है कंपटीशन चल रहा है तो ये दो कंपनी वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्टर है वो कंफ्यूज रहेगा कि किस कंपनी का भला करना है। फिर इसी डायरेक्टरशिप में आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप अगर आप होल्ड करते हो तो वो भी काउंट होगा, इवन इफ यू आर होल्डिंग द पोजीशन एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आई एम अज्यूमिंग कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है पता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्टर। तो अगर आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह भी होल्ड करें क्योंकि आपका डायरेक्टर इंडिया के बाहर 3 महीने से ज्यादा गया है, तो उस केस में यहाँ पे बोलता है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इंक्लूडेड है। अब एक चीज और, ये पब्लिक कंपनी, एक तो वो जो पब्लिक कंपनी है, या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी, या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी
या तो होल्डिंग या फिर सब्सिडरी, जिसकी या तो होल्डिंग या तो सब्सिडरी पब्लिक कंपनी है। मतलब मेरी पब्लिक, एक पब्लिक कंपनी मेरी क्या है, होल्डिंग कंपनी, और मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, पैसा तो पब्लिक का ही आ रहा है। या फिर एक प्राइवेट कंपनी जिसकी सब्सिडरी क्या है, पब्लिक कंपनी है, तो भी पैसा प्राइवेट के पास तो पब्लिक का है, तो इसे पब्लिक में ही काउंट किया जाएगा। दिस इज द लॉजिक। तो ये है हमारा 165। देन वी विल कवर अप विद सेक्शन नंबर 1। ये हमारा नहीं, सेक्शन नंबर 167 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारी क्लस्टरिंग अलग चल रही है। तो हमने अभी देखा डायरेक्टर कौन हो सकता है, डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर के क्वालिफिकेशंस, ठीक है, एज वेल एज डिसक्वालिफिकेशंस। फिर हमने क्या देखा कि भाई 165 भी देख लें। अब बोलता है सुनो डायरेक्टर, आ रहे हो पर तुम्हारी ड्यूटी 166 बताता है। 166 बताता है तुम्हारी ड्यूटी है क्या, फेथफुल मैनर में काम करना, कंपनी की गुड फेथ में क्या करना, काम करना, बायस्ड मत होना, और तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा ऑफिस, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑफिस अज्यूम करना पड़ेगा। ऑफिस अज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि यू कैन नॉट असाइन, आप क्या नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते अपना ऑफिस, किसी और को ऑफिस असाइन नहीं कर सकते, पावर डेलीगेट कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असाइनिंग द ऑफिस एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। ऑफिस असाइन करने से मतलब है कि तुम अपना ऑफिस, अपनी पोस्ट किसी और को दे दो। अरे तुम्हारे रहते हुए जब तक कोई अपॉइंट नहीं होता वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो तुम ऐसे अपनी पोस्ट किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे एक केस लॉ होता है कि ये हमारे कौन है, डायरेक्टर, ये हमारे कौन है, डायरेक्टर, और ये रहा हमारा एक और डायरेक्टर। ये जो हमारे डायरेक्टर है, अब क्या हुआ, ये नहीं रहे। तो यहाँ पे जब ये हमारे डायरेक्टर नहीं रहे, लेकिन इन्होंने विल में क्या करके रखा था, लिख के रखा था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह ये डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो बोलते हैं कि ये वैलिड विल है। क्यों वैलिड विल है, क्योंकि जब ये डायरेक्टर रहे ही नहीं, ही इज डेड नाउ, ही इज डेड नाउ, तो इनका ऑफिस कहाँ रहा, ही इज ऑफिस लिखा है, उनका ऑफिस ही नहीं रहा। तो जब उनका ऑफिस ही नहीं रहा तो उनका ये जो पोजीशन है वो किसी और डायरेक्टर को, जो अभी क्या है, जिंदा है, उनको जा सकता है, उनको क्या हो सकता है, ये पोजीशन जा सकती है। तो ये 166 बताता है कि अपना ऑफिस असाइन नहीं करना है। तो जब वो खुद है ही नहीं तो उनका ऑफिस कहाँ से रहा, तो ये सारी चीजें कहाँ दी है, 166 में। तो इनको इनकी क्या बता दी, ड्यूटी वगैरह भी हमने बता दी। अब इनको हम बता रहे हैं सेक्शन नंबर 2। अब इनको हम क्या बता रहे हैं साथ में, सेक्शन नंबर 2 बता रहे हैं। कौन सा सेक्शन नंबर 2, वेट, अब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, अब कौन सा बताएंगे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 तो आपका किसका था, डायरेक्टर का था। अब सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 10 कि भाई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अपॉइंट हो रहे हो, यू आर अपॉइंट कलेक्टिवली, आप क्या हो, डायरेक्टर हो, तो अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काउंट होगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कलेक्टिवली वर्क करना होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कलेक्टिवली वर्क करना होगा। कलेक्टिवली मतलब म्यूचुअल डिस्कशन होंगे। एक का डिस्कशन अगर बोर्ड मीटिंग में 51% से 51% लोगों ने वोट कर दिया तो दूसरों पे भी बाइंडिंग है वो। लड़ने झगड़ने मत बैठना, म्यूचुअली डिसाइड करके कोई डिसीजन लेना। पर अगर ये डिसीजन म्यूचुअली नहीं है, मतलब इनका डिस्प्यूट चल रहा है आपस में डायरेक्टर्स का, तो जब आपस में डायरेक्टर का ही डिस्प्यूट चलता है तो कलेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे, डिस्प्यूट है, इसका मतलब मिसमैनेजमेंट। कंपनी में क्या है, मिसमैनेजमेंट है। तो यहां तक एक क्लस्टर कवर किया डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। ये पूरा क्लस्टर क्या है, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का, कि डायरेक्टर को अपॉइंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब एक और चीज,
जब भी आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो एक रजिस्टर भी मेंटेन होता है। जब भी आप क्या करेंगे, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो एक रजिस्टर मेंटेन होगा और उस रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा सेक्शन नंबर 170, आपका भी आगे आएगा, बट यही बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, किसी भी की मैनेजर पर्सनल को अपॉइंट करेंगे तो रजिस्टर में इनका नाम आएगा और ये रजिस्टर कंपनी सेक्रेटरी अपनी कस्टडी में रख के चलती है और ये रजिस्टर मेंबर्स क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल था रीडिंग के लिए, पर ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का एक क्लस्टर खत्म कि उसके आने से रजिस्टर बनेगा, उनका नाम लिखा जाएगा, उनके पास शेयर्स कितने हैं लिखा जाएगा, किस पोजीशन पे आए हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या काम करेंगे, सब कुछ ये रजिस्टर मेंटेन होगा। ये जैसे ही आएंगे यहाँ पे इनका क्या होगा, ये रजिस्टर मेंटेन होगा। अब जब ये रजिस्टर इनका यहाँ पे मेंटेन होगा तो इसकी कस्टडी किसके पास जाती है, कंपनी सेक्रेटरी के पास। कंपनी सेक्रेटरी उसको क्या करती है, संभाल के रखती है अपनी कस्टडी में। फिर यहाँ पे एक चीज और बोली जाती है कि जब ये कंपनी सेक्रेटरी रखती है तो ये कितने दिन में हमें लिखना है, जैसे ही कोई अपॉइंट हुआ उसके 30 डेज के अंदर हमको क्या करना है, लिख के देना है, इसके अंदर इस रजिस्टर में एंटर करना है। कोई चेंजेस होते तो भी अकॉर्डिंगली आपको एंटर करना है, मतलब पूरा ब्यौरा लिखा है डायरेक्टर का। इसे कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे इसको मेंबर्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बोलते हैं मेंबर्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। अब मेंबर्स ने आपको बोला कि मुझे इंस्पेक्ट करना और आपने रिफ्यूज कर दिया, तो अगर आपने रिफ्यूज किया है और ये लोग रजिस्ट्रार को बोलेंगे तो 30 डेज के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। मतलब ये उनका राइट है, शेल वाली पावर है। पर ये चीज जो है ना इंस्पेक्शन की, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनी को क्यों अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये रजिस्टर गवर्नमेंट कंपनी में बनता ही नहीं है। तो जब बनता ही नहीं है तो इंस्पेक्शन की बात ही नहीं आती। तो नाउ दिस कंप्लीट फर्स्ट क्लस्टर ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। सेकेंड वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टर को कब कब रिमूव किया जाता है और टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आपके कौन से हैं। तो सेकेंड वीडियो में डायरेक्टर को कब रिमूव करोगे, उसका टाइप ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो 2 वीडियोस में आपका पूरा डायरेक्टर खत्म। ओके, बट लॉजिक के साथ। होप यू आर लाइकिंग दिस एंड इफ यस डू कमेंट।